जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख करके खरामा खरामा पटरी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूंछें गोया सुरमे की सलाई से बनाई गई हों। बादामी रंग का गरम ओवरकोट पहने हुए, जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का एक आध खिला फूल अटका हुआ। सर पर सबज फ्लैट हैट एक खास अंदाज से टेरी रखी हुई, सफेद सिल्क का ग्लू बंद गले के गिर्द लपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बेद की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए, जिसे कभी कभी मजे में आके घुमाने लगता था। यह हफ्ते की शाम थी, भरपूर जाड़े का जमाना। सर्द और तुंद हवा किसी तेज धार की तरह जिस्म पे आके लगती थी, मगर उस नौजवान पर उसका कुछ खास असर मालूम नहीं होता था और लोग खुद को गर्म रखने के लिए तेज कदम उठा रहे थे, मगर उसे उसकी जरूरत ना थी। जैसे इस करकराते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मजा आ रहा हो। उसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था कि तांगे वाले दूर से ही देखकर सरपट घोड़ा दोहराते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज्यादा बारोनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता था, उसकी चौंचाली बढ़ती जाती थी। वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक अंग्रेजी धुन निकालने लगा। उसके साथ ही उसके पांव भी थरकते हुए उठने लगे। एक दफा जब आसपास कोई नहीं था तो यकबारगी कुछ ऐसा जोश आया कि उसने दौड़कर झूठ मूठ बाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट का खेल खेल रहा हो। रास्ते में वो सड़क आई जो लारस गार्डन की तरफ जाती थी, मगर इस वक्त शाम के धुंधलके और सख्त कोहरे में इस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख ना किया और सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। मलका के बुत के करीब पहुंचकर उसकी हरकतों सकनात में किस कदर मतानत आ गई। उसने अपना रुमाल निकाला, जिसे जेब में रखने के बजाय उसने कोट की बाएं आस्तीन में उरस रखा था, और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ गिर्द जम गई हो तो उतर जाए। पास घास के एक टुकड़े पर कुछ अंग्रेज बच्चे बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो रुक गया और बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक तो उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ रहे, मगर जब वो बराबर तके ही चला गया तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने से लगे और फिर अचानक गेंद संभाल कर हंसते हुए एक दूसरे के पीछे भागते हुए घास के उस टुकड़े से ही चले गए। नौजवान की नजर सीमट के एक खाली बेंच पर पड़ी और वो उस पर आके बैठ गया। इस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी ये शिद्दत नाखुशगवार ना थी, बल्कि लज्जत परस्ती की तरगीब देती थी। शहर के ऐश पसंद तबके का तो कहना ही क्या, वो तो इस सर्दी में ज्यादा ही खेल खेलता है। तन्हाई में बसर करने वाले भी इस सर्दी से वरगलाए जाते हैं और अपने अपने कोनों खुदरों से निकलकर महफलों और मजमों में जाने की सोचने लगते हैं ताकि जिस्मों का कुर्ब हासिल हो। हसूले लज्जत की यही जुस्तजू लोगों को माल पर खींच लाई थी और वो हस्बे तौफीक रेस्टोरेंट, काफी हाउस, रक्सगाहों, सिनेमाओं और तफरीह के दूसरे मकामों पर महजूज हो रहे थे। माल रोड पर मोटरों, तांगों और बाइसाइकिलों का तांता बंधा हुआ तो था ही, पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी। जिन कम नसीबों को ना तफरीह तबाह की इस्ताद थी ना खरीदो फरोख्त की, वो दूर से ही खड़े खड़े इन तफरीह गाहों को और दुकानों की रंगारंग रोशनियों से जी बहला रहे थे। नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जनो मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नजर उनके चेहरों से कहीं ज्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। उनमें हर वजह और हर कुमाश के लोग थे। बड़े बड़े ताजर, सरकारी अफसर, लीडर, फंकार, कॉलेजों के तुलबा और तलबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे,
दफ्तरों के बाबू। ज्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के बेशकीमत ओवरकोट से लेकर खाली पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक, जिसे नीलाम में खरीदा गया था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की क्रेज बड़ी नमाया, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान इसमें बहुत मगन मालूम होता था। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज दी, पान वाला। जनाब, 10 का चेंज है तो नहीं, ला दूंगा, क्या लेंगे आप? नोट लेके भाग गया तो अजीबा, कोई चोरच का हूं जो भाग जाऊंगा? इतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए। लेंगे क्या आप? नहीं, हम खुद चेंज लाएगा। लो, ये अकन्नी निकल आई, एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। लड़के के जाने के बाद मजे मजे से सिगरेट के कुछ लगाने लगा। वो वैसे ही बहुत खुश नजर आता था। सिगरेट के धुएं ने उस पर सरूर की कैफियत तारी कर दी। एक छोटी सी सफेद रंग बिल्ली सर्दी में ठिठुरी हुई बेंच के नीचे कदमों में आकर मियाऊ मियाऊ करने लगी। उसने पचकारा तो उछल कर बेंच पर आ चढ़ी। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल। उसके बाद वो बेंच से उठ खड़ा हुआ और सड़क को पार करके उस तरफ चला जिधर सिनेमा की रंग बरंगी रोशनियां झिलमिला रही थी। तमाशा शुरू हो चुका था। बरामदे में भीड़ ना थी, सिर्फ चंद लोग थे जो आने वाली फिल्मों की तस्वीरों का जायजा ले रहे थे। ये तस्वीरें छोटे बड़े कई बोर्डों पर चस्पा थी। उनमें कहानी के चीदा चीदा मनाजर दिखाए गए थे। 3 नौजवान एंग्लो इंडियन लड़कियां इन तस्वीरों को ज़ौक़ो शौक से देख रही थी। वो भी इनके साथ साथ, मगर मुनासिब फासले से इन तस्वीरों को देखता रहा। लड़कियां आपस में हंसी मजाक की बातें भी करती जाती थीं और फिल्म पर रायजनी भी। इतने में एक लड़की ने, जो अपने साथ वालियों से ज्यादा हसीन भी थी और शौक भी, दूसरी लड़की के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर उसने एक कहकहा लगाया और वो तीनों हंसती हुई बाहर निकल गई। नौजवान ने उसका ज्यादा असर कबूल ना किया और थोड़ी देर के बाद वो खुद भी सिनेमा की इमारत से बाहर निकल आया। अब 7 बज चुके थे और वो माल की पटरी पर पहले मटर गश्त करता हुआ चला जा रहा था। एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। अंदर से कहीं ज्यादा बाहर लोगों का हजूम था। उनमें ज्यादातर मोटरों के ड्राइवर, कोचवान, फल बेचने वाले जो अपना माल बेच के खाली टोकरे लिए खड़े थे, कुछ राहगीर जो चलते चलते ठहर गए थे, कुछ मजदूरी पेशा लोग थे और कुछ गदागर। ये अंदर वालों से कहीं ज्यादा गाने के रसिया मालूम होते थे, क्योंकि वो गुल गपारा नहीं मचा रहे थे बल्कि खामोशी से नगमा सुन रहे थे। हालांकि धुन और साज अजनबी थे। नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चल के उसे अंग्रेजी मौसीकी की एक बड़ी सी दुकान नजर आई और वो बिला तकल्लुफ अंदर चला गया। हर तरफ शीशे की अलमारियों में तरह तरह के अंग्रेजी साज रखे हुए थे। एक लंबी मेज पर मगरबी मौसीकी की 2 वर्की किताबें चुनी थी। ये नए चलंतर गाने थे, सरवर्क खूबसूरत, रंगदार मगर धुने घटिया। एक छिछलती हुई नजर उन पर डाली, फिर वहां से हटाया और साजों की तरफ मतवज्जे हो गया। एक हस्पानवी गिटार पर जो एक खोंटी से टंगी हुई थी नाकदाना नजर डाली और उसके साथ कीमत का जो टिकट लटक रहा था उसे पढ़ा। उससे जरा हटकर एक भरा जर्मन पियानो रखा था। इसका कवर उठा के उंगलियों से बाज पर्दों को टटोला और फिर कवर बंद कर दिया। पियानो की आवाज सुनकर दुकान का एक कारिंदा इसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग सर, कोई खिदमत? नहीं शुक्रिया, हाँ इस महीने की ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त दे दीजिए। फहरिस्त लेके ओवरकोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रसालों के वर्क उल्टे, रसाला जहां से उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज़ब किया। मालिक के दुकान ने, जो एक लंबा सा चुगा पहने और सर पर कुला रखे था, गरम जोशी से उसकी आवभगत की।
ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے نہیں، یہی دیکھ لوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے ہے۔ نوجوان نے اپنی بھوؤں کو سکیرا، جس کا مطلب تھا اوہو اتنی؟ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکے کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ کی ہی دکان ہے۔ وہ 3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کا گلاب جو آدھ کھلا پھول لٹکا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ ہی باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اسے ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد فطری چن چالی میں کچھ خاص فرق نہیں آیا۔ نہ تکان محسوس ہو رہی تھی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھی اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بید کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی۔ او سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ اس اثناء میں ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل گیا۔ لڑکا دراز قامت تھا اور سیاہ کوڈرائی کی پتلون اور زپ والی چمڑے کی جیکٹ پہنے تھا، اور لڑکی سفید کاٹن کی گھیردار شلوار اور سبز رنگ کا کوٹ۔ وہ باری بھرکم سی تھی۔ اس کے بالوں میں ایک لمبا سا سیاہ چٹلا گوندا ہوا تھا جو اس کی کمر سے بھی نیچے تھا۔ لڑکی کے چلنے سے چٹلے کا پھندنا اچھلتا کودتا پہ در پہ اس کے فربا جسم سے ٹکراتا تھا۔ نوجوان کے لیے جو اب ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، یہ نظارہ خاصا جاذب نظر تھا۔ وہ جوڑا کچھ دیر تک تو خاموش چلتا رہا۔ اس کے بعد لڑکے نے کچھ کہا، جس کے جواب میں لڑکی اچانک چمک کر بولی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سنو، میرا کہنا مانو، لڑکے نے نصیحت کے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر میرا دوست ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، میں کہتا ہوں تمہیں ذرا تکلیف نہ ہوگی۔ لڑکی نے کچھ جواب نہ دیا۔ تمہارے باپ کو کتنا رنج ہوگا، ذرا ان کی عزت کا بھی تو خیال کرو۔ چپ رہو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نوجوان نے شام سے اب تک مٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھی، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منتف نہیں کیا تھا۔ فی الحقیقت ان میں سے کوئی جاذبیت تھی ہی نہیں، یا پھر وہ اپنے حال میں ایسے مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار ہی نہیں تھا۔ مگر اس دلچسپ جوڑے نے، جس میں کسی افسانے کے کرداروں کی سی ادا تھی، جسے یکبارگی اس کے دل کو مو لیا تھا اور اسے حد درجہ مشتاق بنا دیا کہ وہ ان کی اور بھی باتیں سنے اور ہو سکے تو قریب سے ان کی شکلیں بھی دیکھ لیں۔ اس وقت وہ تینوں بڑے ڈاک خانے کے چوراہے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ لڑکا اور لڑکی پل بھر کو رکے اور پھر سڑک پار کر کے میکلوڈ روڈ پر چل پڑے۔ نوجوان مال روڈ پر ہی ٹھہرا رہا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ فی الفور ان کے پیچھے گیا تو ممکن ہے اسے شبہ ہو جائے کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے کچھ لمحے رک جانا چاہیے۔ جب وہ لوگ کچھ 100 گز آگے نکل گئے تو اس نے لپک کر ان کا پیچھا کرنا چاہا، مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بڑی ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی اور اسے رونتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔ 2-3 راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے کہ نمبر دیکھو، مگر لاری ہوا ہو چکی تھی۔ اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا ایک انسپیکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچلی گئی تھیں، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر بڑے ہسپتال روانہ کیا گیا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو اس میں بھی رمق بھر جان باقی تھی۔ اس ہسپتال کے شبائی حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نوعمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھی۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان نرسوں کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا اور سفید سلک کا مفلر گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے
कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अजरा दर्दमंदी उसकी सब्ज फ्लैट हैट उठाकर उसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। शहनाज ने गिल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गिल दिबी आवाज में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितनी अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब चढ़ाए जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ थे। उसे संगे मरमर के मेज पर लटा दिया गया। उसने सर में जो तेज खुशबूदार तेल लगा रखा था उसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियां अभी तक जमी हुई थी। हादसे से उसकी दोनों टांगे तो टूट चुकी थी मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब उसके कपड़े उतारे जा चुके थे। सबसे पहले सफेद सिल्क ग्लू बंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गिल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उससे ज्यादा वो और कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और जबानें बंद। नौजवान के ग्लू बंद के नीचे नेक टाई और कॉलर के सिरे से कमीज थी ही नहीं। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा और मैला कचाला एक बनियान नजर आ रहा था। नौजवान सिल्क के ग्लूबंद को कुछ इस ढब से गले पर लपेटे रखता था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। उसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से ज्यादा नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और उस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई और शहनाज और गिल की नजरें फिर बैक वक्त उठी। पतलून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से जो शायद कभी नकटाई रही होगी खूब कस के बांधा गया था। बटन और बक्सूए गायब थे। दोनों घुटनों पर कपड़ा मसक गया था और कई जगह खोंचे लगी थी मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए लोगों की इन पर नजर नहीं पड़ती थी। अब बूट और जराबों की बारी आई और एक मर्तबा फिर मिस शहनाज और मिस गिल की आंखें चार हुईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जुराबें फटी हुई भी थी। इस कदर के इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियां नजर आ रही थी। बिलाशुबा जिस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था उसका जिस्म संगे मरमर की मेज पर बेजान पड़ा था। उसका चेहरा जो पहले छत की समत था कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया। मालूम होता था कि जिस्म और उसके साथ रूह के बरहना होने ने उसे खजल कर दिया है और वो अपने हमजिनसों से आंखें चुरा रहा है। उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीजें बरामद हुई वो ये थी, एक छोटी सी स्याह कंघी, एक रोमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मटर गश्त के दौरान इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल दिया था। अफसोस कि उसकी बेद की छड़ी जो हादसे के दौरान में कहीं खो गई थी इस फहरिस्त में शामिल न थी।